हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे साइंस टेक्नोलॉजी में जो मैंने पिछली क्लासेस में कुछ समय पहले मैं बीच में ब्रेक किया था बिकॉज कुछ ऑफलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है, दैट्स वाई। तो पिछली क्लास में मैंने आपको विंड एनर्जी पे जिक्र की थी, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा पे, ठीक है। और पवन ऊर्जा पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बात कर ली थी। पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि हमें ऊर्जा से ज़्यादा मतलब नहीं होती है, हमें पावर से मतलब होता है। तो मैंने बताया था कि 1/2 mv² में आपको क्या करना है, वो तो एनर्जी है लेकिन उसको आपको उससे पावर से बात करना है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का रेट से बात करना था, मतलब कि मास फ्लो रेट। तो 1/2 m.mv², याद है मैंने बताया था आपको पावर, हमें ऊर्जा से मतलब नहीं होता है, याद होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है विंड के अंदर 1/2 mv², हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है, एनर्जी से नहीं। तो पावर की जब बात करते हैं तो हम लोग 1/2 मास फ्लो रेट की बात करते हैं। मास फ्लो रेट का मतलब टाइम इंक्लूड हो गया कि इतने सेकेंड में इतना मास का फ्लो हो रहा है, तो वो मास फ्लो रेट बोलते हैं mv²। बाकी ये चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दी थी। तो बेसिक चीजें मैंने आपको समझाया, मैंने आपको विंड टर्बाइन के बारे में बात की, विंड मिल के बारे में बात की, विंड मिल में डिफरेंस बताया, विंड टरबाइन में डिफरेंस बताया, विंड जनरेटर की मैंने बात की थी, आपको पता होगा। पंप की बात आपको समझाई, क्या होते हैं पंप बेसिक लेवल पे, टरबाइन क्या होता है मैंने ये आपको समझाया। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको समझाई है। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ बची हुई है कि विंड टरबाइन सिस्टम को समझना जरूरी है कि विंड टरबाइन सिस्टम क्या होती है, ताकि आपको एक ब्रॉड एक लेवल पे आपको एक जानकारी मिल जाए कि एक्चुअली जब विंड आती है तो उसमें क्या क्या ऐसे डिवाइस होते हैं जो आप ऐसे घूमता हुआ देखते हो ना, मैंने बताया था, ड्रॉ करके दिखाया था आपको। तो घूमता हुआ जो आप टरबाइन देखते हो, विंड टरबाइन, उसमें होता क्या है एक्चुअली। तो बेसिक लेवल पे बात कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग लेवल पे आपको जानने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली डिटेलिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आपको डिजाइन होती है उसकी कि ब्लेड की डिजाइन कैसे करनी है। आपने सुना होगा कि नॉर्मली 3 ब्लेड रखे जाते हैं विंड टरबाइन में, 3 ब्लेड होते हैं, नंबर में 3, लेकिन 2 ब्लेड भी हो सकते हैं। एक ब्लेड पे भी बनाया गया था लेकिन कुछ कारणवश एक ब्लेड को हटाया गया, फिर 2 ब्लेड भी कुछ कंपनी बनाती है, कुछ कंपनी 3 ब्लेड भी बनाती है। तो ये चीजें हैं, डिजाइन की बेसिक बात है ये। तो ये डिजाइन वाली पार्ट आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको क्या है कि विंड एनर्जी पे थोड़ी सी बात आपसे करता हूं, उसके बाद हम लोग जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा पे बात करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, भूतापीय ऊर्जा। तो पहले विंड टरबाइन पे सिस्टम पे बात करते हैं। विंड टरबाइन सिस्टम, विंड टरबाइन सिस्टम, ठीक है। इसको फीडबैक सिस्टम नहीं बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम इसका, ठीक है ना, विंड टरबाइन का फीडबैक सिस्टम। ये आपको समझ ले तो आपको विंड टरबाइन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए क्या है कि आपके पास विंड के अंदर एक क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। और पावर की बात करें तो मास में क्या करना पड़ेगा, मास फ्लो रेट की बात करनी पड़ेगी। मास फ्लो रेट पे मतलब मास के ऊपर डॉट मैंने जो लगा के दिखाया था, ठीक है। यानी कि टाइम को इंक्लूड कर लेते हैं, टाइम मतलब इतने सेकंड में इतना मास का फ्लो हो रहा है, मास फ्लो रेट। दर बोलते हैं ना, रेट मतलब दर। तो देखिए जो भी आपके पास अवेलेबल पावर है, किसके अंदर, विंड के अंदर, जितनी भी शक्ति है उसके अंदर में पावर की बात कर रहा हूं, पी मतलब पावर, जो भी अवेलेबल पावर है, मैंने क्या बताया था आपको, याद होगा, याद है 1/2 रो एरिया ऑफ ब्लेड, याद होगा मैंने लिख के दिया था 1/2 रो एरिया ऑफ ब्लेड U1 क्यूब, ये मैंने आपको बताया था। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, जो एयर आ रही है। एरिया क्या है, ब्लेड का, जिस ब्लेड पे हवा टकराएगी। और यू क्या है, वेलोसिटी है, वेग है हवा का, ठीक है, जो आ रही है। तो ये सबको ऐसे आप करते हो तो ये पावर निकल के आती है कि कितना विंड के अंदर पावर है, ठीक है। अब इस पावर को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे, विंड टरबाइन लगा के। अब देखिए ये आपके पास ऊर्जा है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। और अब क्या होगा कि ये ऊर्जा आपको आ रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये जाएगी कहां पे, बताओ कहां जाएगी, ये आपका विंड टरबाइन के ब्लेड पे जाएगी, टकराएगी ना विंड टरबाइन के ब्लेड पे। तो विंड टरबाइन पे पहुंची ये हवा, जिसके पास इतनी ऊर्जा है, विंड टरबाइन का ब्लेड होगा। और ब्लेड कौन से शेप का होता है, एरोफॉइल शेप, ठीक है। इतना भी ध्यान रखेंगे, कभी मैं एरोफॉइल शेप के बारे में बात कर लूंगा। एरोफॉइल शेप या एयरफॉइल शेप बोलते हैं। और एरोफॉइल शेप की मैंने आपसे बात कर ली थी। एरोफॉइल शेप क्या होता है, याद होगा पिछली क्लास में मैंने बात की थी आपसे, ठीक है, कि ये स्ट्रीम लाइंड फ्लो होता है, ब्लेड के ऊपर स्ट्रीम लाइंड फ्लो होता है, मतलब कि यहां से हवा आई तो एकदम आराम से चिपके हुए निकल गई, सेपरेशन ना हो ब्लेड से हवा का, हवा सेपरेट ना हो ब्लेड से, स्ट्रीम लाइंड फ्लो हो। ये मैंने आपसे बात की थी बेसिकली, ठीक है ना, जब मैंने आपको बात की थी।
पिछली क्लासेस में विंड एनर्जी पे। एरोफॉयल शेप या एयरफॉयल शेप का ब्लेड है, उस पे हवा आके टकराएगी जिसके पास इतनी ऊर्जा है। अब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है ना, शाफ्ट, ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट समझते हैं, जो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। उसके बाद क्या होगा, यहां से आपके पास शाफ्ट के बाद क्या होगा, बीच में हमको कुछ एक अरेंजमेंट लगानी पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों लगाना पड़ेगा। गियर बॉक्स अरेंजमेंट लगानी पड़ती है, गियर बॉक्स, प्लैनेटरी गियर बॉक्स होती है, प्लैनेटरी गियर ट्रेन्स होती हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो गियर बॉक्स हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, गियर बॉक्स। उसके बाद क्या होगा, फिर एक शाफ्ट होगी, यहां से निकलेगी गियर के बाद एक शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट नंबर 1, शाफ्ट नंबर 2, ये दो आपके शाफ्ट यहाँ है, ठीक है। यहाँ गियर बॉक्स शाफ्ट लगा। अब शाफ्ट के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एक और मैकेनिकल डिवाइस लगानी पड़ेगी। गियर भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, यहाँ पे भी आपको एक मैकेनिकल डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसका नाम है ब्रेक या क्लच। जो आप गाड़ी में देखते हो ना, ब्रेक या क्लच, तो यहाँ पे आपको ब्रेक या क्लच लगानी पड़ेगी। इसको मैं बता दूंगा हल्का सा आपको कि क्यों लगानी पड़ती है। मैंने बोला ना डिटेल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इंजीनियरिंग की पार्ट है। तो ब्रेक या क्लच, ब्रेक या क्लच, ये लगाए। अब जब ब्रेक क्लच के बाद जो नंबर आएगा तो फिर एक शाफ्ट यहाँ पे आएगी, शाफ्ट, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस शाफ्ट को आप कनेक्ट करोगे जनरेटर से। वही जनरेटर जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर GEN या अल्टरनेटर बोल लो, बाकी जनरेटर की कहानी मैं आपको फिजिक्स में समझाऊंगा। तो जनरेटर, ठीक है। तो जनरेटर क्या करेगा, ये आपको पावर बनाएगा, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और वो पावर जो होगा इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत ऊर्जा, वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। आपको पता होगा वोल्टेज इंटू करंट, ये पावर होती है जो आपको मिलेगी, जो आप बिजली जला रहे हो वही बनेगा पावर, वोल्टेज इंटू करंट। ये एक बेसिक विंड टरबाइन का सिस्टम है जिसके अंदर में ये सारी चीजें लगी होती हैं। अब देखिए इसमें क्या रोल है। अब इसमें क्या होता है कि किस स्पीड से विंड आ रही है, ये विंड किस स्पीड से आ रही है, इसको पता करने के लिए कि किस स्पीड से विंड आ रही है, और उसके साथ के साथ आपका जो विंड टरबाइन का जो ब्लेड है, ये विंड टरबाइन का जो ब्लेड यहाँ पे लगी हुई है, इसको भी यहाँ पे कुछ चेक करना है कि विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में विंड आ रही है, यानी कि वेलोसिटी सेंसर वगैरह भी आपको लगानी पड़ती है। इसके लिए आपको यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। माइक्रो कंट्रोलर आप समझते होगे, माइक्रो कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपको माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, माइक्रो कंट्रोलर, जो ये सारी चीजों को चेक करेगा कि क्या विंड की स्पीड है, क्या विंड की दिशा है जो आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज को चेक करेगा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो किस स्पीड से विंड आ रही है ये माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर काम क्या है कि ये चेक करेगा विंड की स्पीड क्या है जो इस पे टकराएगी ब्लेड के ऊपर, ठीक है ना, विंड टरबाइन के ब्लेड के ऊपर टकराएगी, ये पहले चेक करेगा। उसके बाद ये भी चेक करेगा कि जो विंड आ रही है वो किस एंगल पे ब्लेड पे टकरा रही है, ये भी चेक करना पड़ता है। तो अटैक किस एंगल पे अटैक कर रहा है, किस पे, विंड टरबाइन के ब्लेड पे, तो वो भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, अटैक को चेक करना पड़ता है। और फिर क्या चेक करना पड़ता है, विंड की स्पीड क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, तो वेलोसिटी सेंसर, वेलोसिटी को सेंस करना, ये माइक्रो कंट्रोलर का काम है। आप समझते हो, कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है। और क्या होगा इसके बाद, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो यहाँ पे विंड टरबाइन है, ये विंड टरबाइन आप देखते हो कि बड़ा स्लो स्लो घूमते रहते हैं, आपने देखा होगा, धीरे धीरे घूमते रहते हैं विंड टरबाइन। वो 3 ब्लेड वाला आपने देखा होगा, धीरे धीरे घूमते रहते हैं। तो वो जो धीरे धीरे घूमते हैं, तो ये जो शाफ्ट की स्पीड होगी ना, यहाँ पे जो शाफ्ट है जो कनेक्ट होगा टरबाइन के ब्लेड से, ये भी धीरे धीरे घूमेगा। तो शाफ्ट की स्पीड मान लो यहाँ पे शाफ्ट 1 है, तो मान लो शाफ्ट की स्पीड N1 है। ये शाफ्ट 2 है, इसकी शाफ्ट की स्पीड N2 है। अब शाफ्ट की स्पीड जो N1 है ये बहुत स्लो है, और इस शाफ्ट के स्पीड से आप अगर जनरेटर को चलाओगे तो वो आपको पावर जो है, जो आपके काम के लिए पावर चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी की पावर चाहिए, 50 हर्ट्ज, कुछ आपको पता होगा कहाँ पे 50 हर्ट्ज यूज करते हैं, कहाँ पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। इलेक्ट्रिसिटी जो भारत में आती है, तो उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगी जब तक कि ये शाफ्ट की स्पीड बढ़ ना पाए। तो ये तो अभी शाफ्ट धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा विंड टरबाइन की ब्लेड धीरे धीरे रोटेट करती है, ठीक है। तो ये शाफ्ट धीरे धीरे रोटेट कर रही है। अब इस शाफ्ट के स्पीड को बढ़ाना है, शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाना है, तो आपके पास एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि गियर ड्राइव या गियर के नाम से जानी जाती है। अब गियर आप जानते हो गाड़ी में भी लगा होता है, ये गियर बॉक्स यहाँ पे लगा होगा। ये क्या करेगा, ये शाफ्ट की स्पीड को बढ़ा देगा। N2 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा N1 से, N1 से ज्यादा शाफ्ट की स्पीड को बढ़ा दिया।
और क्या करेगा ये गियर, ये शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाएगा और शाफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ जो शाफ्ट का स्पीड N2 है इसको कांस्टेंट कर देगा। शाफ्ट की स्पीड एकदम चेंज नहीं करने वाली है, कांस्टेंट हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो ये शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट भी करेगा। तो N2 जो है ये शाफ्ट की स्पीड है, ये कांस्टेंट हो जाएगी। ये कौन करेगा, गियर। यहाँ पे N1 जो है ये शाफ्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये वैरी कर रही है और कम, और उसके साथ स्पीड कम भी है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ेगी और शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट कर दिया जाएगा गियर बॉक्स के द्वारा, गियर मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों ये N1 जो है कांस्टेंट क्यों नहीं है, आप सोच सकते हो, क्योंकि विंड जो आ रही है कभी तेज कभी धीमा, कभी तूफान आ गया, कभी धीमे धीमे विंड है, तो उससे ये विंड टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी और उसी से ये शाफ्ट लिंक है। तो कभी धीमे घूमेगा ये टरबाइन, ये ब्लेड, ये शाफ्ट कभी तेज घूमेगा। तो इसीलिए ये शाफ्ट की जो स्पीड है कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि विंड की स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है। जो विंड बह रही है कभी तेज कभी धीमा हो जाती है, आप जानते हो। तो ये गियर बॉक्स के माध्यम से हम विंड की स्पीड को कांस्टेंट करेंगे और साथ के साथ विंड की स्पीड नहीं, ये शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट करेंगे और शाफ्ट की स्पीड को कांस्टेंट करने के साथ साथ हम शाफ्ट की स्पीड को भी बढ़ाएंगे, ताकि जब हम जनरेटर से इस शाफ्ट को कनेक्ट करें तो हमें उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी मिले जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारे बल्ब डिजाइन है, ठीक है। तो ये शाफ्ट की स्पीड बढ़ चुकी है, ये आपने देखा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये चेक करना है कि जो आपका ये है, ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है ना, शाफ्ट रोटेट करते हैं ना, तो मैं आपको रोटेशन दिखा दे रहा हूँ। शाफ्ट रोटेट कर रहे हैं ना, रोटेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि ब्रेक एंड क्लच क्यों लगाए हैं, ब्रेक क्लच इसलिए लगाए हुए हैं कि मान लो कि तूफान आ गया, बहुत ही ज्यादा स्पिन है, साइक्लोन्स आ गए, बहुत ही ज्यादा विंड की स्पीड हो गई है। अब उस विंड की स्पीड पे आपने अगर जनरेटर को, ये जब तूफान आएगा तो विंड टरबाइन की ब्लेड ज्यादा तेज घूमेगी, उससे जो कनेक्ट शाफ्ट है ये भी बहुत ज्यादा तेज घूमेगा, क्योंकि तूफान आ चुका है, ज्यादा विंड की स्पीड हो चुकी है। और जब उससे ये कनेक्ट जो है ये भी शाफ्ट बहुत तेज घूमेगा, और ये शाफ्ट को अगर डायरेक्ट आपने जनरेटर से कनेक्ट कर दिया तो उस फ्रीक्वेंसी की पावर बनेगी, उस फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपने अगर बल्ब को जला दिया तो बल्ब पूरे के पूरे फूट जाएंगे नहीं धुक जाएंगे सारे, है ना। ये आप समझते हो, फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये सारे बल्ब्स वगैरह खत्म हो जाएंगे सब। इसीलिए हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि हमें एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही हमें इस शाफ्ट को एक पर्टिकुलर स्पीड पे रखना पड़ता है। तब वो एक पर्टिकुलर स्पीड पे है, तब जाके हम जनरेटर से उसको लिंक करेंगे, जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ेंगे, और तब जाके जनरेटर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, विद्युत ऊर्जा बनाएगा, जो कि उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा इंडिया का जो बल्ब है, फैन है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी पे बने हुए हैं। और ट्रेन वगैरह आपने जाना होगा, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी, ट्रेन के जो बल्ब होते हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ये पता होगा आपको, क्योंकि चोरी उरी ना हो जाए। क्योंकि नहीं तो आप ट्रेन में गए हो और वहां से बल्ब उठा कर ले आए, अपने बल्ब घर में लगा रहे हो, नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे बनाई गई है। और आपके घर के अंदर जो लगते हैं बल्ब वगैरह, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेक क्लच क्या होगा कि जब ज्यादा स्पीड आ रही है विंड की, तो ये स्पीड बहुत ज्यादा है शाफ्ट की, तो ब्रेक क्लच क्या करेगा, क्लच मतलब इंगेज करेगा, डिसंगेज करेगा। तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा है शाफ्ट की, तो ये जो क्लच है जनरेटर के शाफ्ट से इस वाले शाफ्ट को डिसंगेज कर देगा। क्लच का काम क्या होता है, इंगेज करना, डिसंगेज करना। लेकिन जब अच्छा स्पीड है, सही स्पीड है विंड की, और उसके हिसाब से ये जो शाफ्ट की स्पीड है ये भी ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया, बढ़ा के एक पर्टिकुलर स्पीड पर लाया गया है। अब अगर स्पीड सही है शाफ्ट की, तो अब क्लच क्या करेगा, इसको इंगेज कर देगा जनरेटर के शाफ्ट को। और जनरेटर का शाफ्ट जब इंगेज हो जाएगी तो जनरेटर रोटेट करने लगेगी, और जनरेटर जब रोटेट करेगी तो पावर बनेगा वोल्टेज इंटू करंट। तो ये एक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो ये विंड टरबाइन फीडबैक सिस्टम है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ये सब पता किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या पता करेगा, माइक्रो कंट्रोलर पता करेगा कि अगर देखो कि अगर ये पता करेगा कि मान लो कि ये स्पीड, शाफ्ट की स्पीड कम है, शाफ्ट की स्पीड कम है, तो इसको पता चलेगा कि शाफ्ट की स्पीड कम है, क्योंकि हवा धीरे धीरे आ रही है, शाफ्ट की स्पीड कम है, क्योंकि विंड टरबाइन से ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है, शाफ्ट की स्पीड कम है। तो फिर ये बात किसको पता चलेगी, गियर बॉक्स को ये बात पता चलेगी कि हमके शाफ्ट की स्पीड बढ़ानी है। माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे संदेश भेजेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि शाफ्ट की स्पीड इतना बढ़ाना है, इतने रेशियो में बढ़ाना है, 1:90 हो सकता है। मतलब कि ये कहीं ना कहीं प्लानिटरी गियर ट्रेन होते हैं, 1:90 तक बढ़ा दिया जाता है, 1:60, 1:90 तक की स्पीड वेलोसिटी रेशियो मेंटेन हो जाती है। यहाँ पे अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे 90 मीटर पर सेकंड की रफ्तार आ सकती है।
मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इतनी वेलोसिटी रेशियो हो जाता है गियर बॉक्स के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो माइक्रो कंट्रोलर गियर बॉक्स को बताएगा कि स्पीड इसकी बढ़ानी है तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड कितनी बढ़ानी है सब गियर बॉक्स इसको डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ क्या होगा, अगर ये पता चलता है कि इस शाफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है, अगर मान लो तूफान आ गया, बहुत ज्यादा हो गई है इस शाफ्ट की स्पीड, तो इस शाफ्ट की स्पीड अगर ज्यादा है तो हम इस शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट से जोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कि उस फ्रीक्वेंसी पे आपने अगर बल्ब को जला दिया तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, धुक जाएंगे मतलब कि सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ये अगर शाफ्ट की ज्यादा स्पीड है तो इसको चेक करेगा माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा। इस शाफ्ट की स्पीड अगर ज्यादा है तो माइक्रो कंट्रोलर इसको चेक करेगा। माइक्रो कंट्रोलर अगर चेक करेगा तो फिर क्या करेगा कि ब्रेक एंड क्लच को ये बात बताएगा कि अगर ज्यादा स्पीड है इस शाफ्ट की तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, ब्रेक एंड क्लच को ये बात बताएगा कि देखो स्पीड ज्यादा है और इस स्पीड पे इस शाफ्ट को इससे कनेक्ट मत होने देना, जनरेटर के शाफ्ट से इसको कनेक्ट मत होने देना, इस क्लच को बता देगा। तो क्लच क्या करेगा, क्लच माइक्रो कंट्रोलर ने इंफॉर्मेशन दिया क्लच को कि क्लच स्पीड इस शाफ्ट की ज्यादा है, इस शाफ्ट को जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट मत होने दो। तो क्या करेगा, क्लच जो है डिसएंगेज कर देगा इस शाफ्ट को और इस शाफ्ट को, जनरेटर वाले शाफ्ट को, दोनों को डिसएंगेज कर देगा। तो डिसएंगेज हो गया। तो क्लच का काम क्या होता है, इंगेज करना, डिसएंगेज करना। शाफ्ट को इंगेज कर देगा जब स्पीड सही है, जब स्पीड सही है शाफ्ट की, उस स्पीड पर पावर बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो इंगेज कर देगा। जब ज्यादा तूफान आ गया उस समय ब्रेक क्लच का क्या काम है कि इस शाफ्ट को और जनरेटर के शाफ्ट को डिसएंगेज कर देगा। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा ही सारा फ्लो होता है। फीडबैक है, फीडबैक सिस्टम है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे समझना है, बेसिक चीजें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। बस ये, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है गियर बॉक्स अरेंजमेंट वगैरह, ये जो गियर बॉक्स अरेंजमेंट है, ये ब्रेक क्लच है, ये इनको मिलाकर हम पता क्या बोलते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट है। ये मैकेनिकल अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। ये गियर बॉक्स एंड ब्रेक क्लच जो होते हैं ये मैकेनिकल अरेंजमेंट है, मैकेनिकल डिवाइस है ना, इसीलिए मैकेनिकल अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये गियर बॉक्स और ब्रेक, और ये सिर्फ इसी में नहीं, जितने भी पावर प्लांट होते हैं, सारे पावर प्लांट में आप देखोगे नॉर्मली आप सुनते हो टरबाइन के बाद इसका नाम नहीं आता है, सीधे जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं टरबाइन के बाद, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो। लेकिन नॉर्मली हर पावर प्लांट में गियर बॉक्स और क्लच होते ही होते हैं, हर पावर प्लांट में, क्योंकि इनका रोल समझ रहे हो क्या रोल है, ठीक है। तो ये आपको काम हो गया आज की, इतना ही आपको समझना था, ये मेरे हिसाब से इतना ही मुझे बताना था आपको, ठीक है। और ये इसके बाद अगर मैं बताऊं तो एक चीज और समझ सकते हो कि इसमें बहुत सारे स्पीड होते हैं, विंड की स्पीड जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं आपको नाम बता देता हूं। कट इन स्पीड होता है, कट इन स्पीड, ये सब आपको पूछा नहीं जाएगा, जैसे एक फीलिंग के लिए बता देता हूं। कट इन स्पीड एक वेग है, ये एक स्पीड है विंड की, वो स्पीड है, ये वो मिनिमम स्पीड है विंड की जिसपे विंड टरबाइन जो है स्टार्ट कर देता है डिलीवरिंग जनरेटेड पावर। मतलब कि ये वो मिनिमम स्पीड होगा, कट इन स्पीड, जिसपे अपना विंड टरबाइन पावर बनाने लगेगा। ये वो मिनिमम स्पीड है विंड की, तो कट इन स्पीड के नाम से जाना जाता है। द मिनिमम विंड स्पीड एट विच विंड टरबाइन स्टार्ट डिलीवरिंग जनरेटेड पावर फ्रॉम शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर से हमारा विंड टरबाइन जो है पावर बनाने लगेगा, ठीक है ना। ये मिनिमम स्पीड है जिसपे पावर बनेगी विंड की, ये मिनिमम स्पीड है, कट इन स्पीड। एक होता है कट ऑफ स्पीड, कट ऑफ स्पीड ये स्पीड होता है, कट ऑफ स्पीड, कट ऑफ स्पीड, ये सब आपको जानना नहीं है, पूछा नहीं जाएगा, एक फीलिंग के लिए बता दे रहा हूं। जो मैंने इतने कहानी बताई ना, ये आपको समझ में आ जाएगी। कट ऑफ स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम विंड स्पीड, इस विंड की वो मैक्सिमम स्पीड, सबसे अधिकतम स्पीड, जहां पे जो आपका जो पावर कन्वर्जन है, जो पावर है जो बन रही है वो डिसएंगेज हो जाएगी, वो पावर बनना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेक क्लच है वो डिसएंगेज कर देगा इस शाफ्ट को और इस शाफ्ट को। तो अगर तूफान आ चुका है, मैक्सिमम स्पीड हो चुकी है, तो उस समय आपको पावर नहीं बनाना है, क्योंकि उस समय आपने पावर बनाया तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी बनेगी कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी बल्ब डिजाइन नहीं है, और आपकी बल्ब पूरी की पूरी धुक जाएगी, पूरी की पूरी, समझ रहे हो ना, सब बर्बाद हो जाएगा, सारा फूट जाएंगे सारी चीजें। तो इसीलिए ये शाफ्ट और ये शाफ्ट को ब्रेक क्लच कनेक्ट नहीं होने देगा। तो वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जिस पे आपको पावर बनाना ही नहीं बनाना है, एकदम नहीं बनाएंगे पावर। वो मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है, उसको कट ऑफ स्पीड बोलते हैं, जिस पे पावर नहीं बनाएंगे हम, इस शाफ्ट को इंगेज नहीं होने देंगे।
जो कि क्लच ऐसा काम करेगा, इंगेज नहीं होने देगा। और एक होता है रेटेड विंड स्पीड, रेटेड विंड स्पीड, विंड की रेटेड स्पीड। ये वो स्पीड है जिस समय आपने विंड टरबाइन को डिजाइन किया होगा, एक समय बना होगा ना विंड टरबाइन, डिजाइन किए होगे, तो ये जो वो रेटेड विंड स्पीड होती है, द वेलोसिटी ऑफ विंड एट विच विंड टरबाइन जनरेटर, विंड टरबाइन जो जनरेटर है, ये वो विंड स्पीड होती है, रेटेड विंड स्पीड, जिस पे विंड टरबाइन जो जनरेटर आपके पास है स्टार्ट डिलीवरिंग रेटेड पावर बनाती है। मतलब कि डिजाइन कंडीशन में जब आपने डिजाइन किया था इस विंड टरबाइन को, तो जो आपने इसको रेटिंग दिया था कि इस पे ये पावर बनाना चाहिए, डिजाइन कंडीशन पे इसकी क्या पावर होनी चाहिए, डिजाइन जब किया था उस समय जो पावर बनती है वो रेटेड विंड स्पीड के द्वारा बनती है। तो वो विंड स्पीड होती है जिस पे विंड टरबाइन को आपने डिजाइन किया था कि इस डिजाइन पे ये पावर बनाना चाहिए, इस स्पीड पे ये पावर बनना चाहिए। तो ये रेटेड विंड स्पीड है जो कि डिजाइन कंडीशन पे विंड टरबाइन जो पावर बनाती है, ठीक है ना। जो आपने डिजाइन किया था विंड टरबाइन को, तो वो उस समय जो पावर है वो रेटेड विंड स्पीड के द्वारा बनती है, ठीक है नहीं, आपको ध्यान रखना है। मतलब ध्यान इन द सेंस की एक नॉर्मल आपको जानकारी। ये हो गया विंड टरबाइन कंप्लीट, नोट इट, ओके। अब आते हैं किस पे, जियोथर्मल एनर्जी। आराम से कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे, मैं इसमें टेक्निकल ज़्यादा नहीं गया बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको पता होगा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसका एक फॉर्मूला भी होता है ना। पोल वगैरह का आपने सुना होगा, पोल की फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू PN/60, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू P, नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, इंटू N मतलब रिवॉल्यूशन अपॉन 60। यहाँ से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है कि 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है इलेक्ट्रिसिटी की जो विद्युत ऊर्जा बन रही है। बट वो सब आपको पूछा नहीं जाएगा, दैट्स वाई मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। अब आते हैं कौन सी, जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी पे जिक्र करूं मैं, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अब ये तो बहुत डिटेल डिस्कशन की बात है, मतलब आपके ज्योग्राफी में भी आपको बात करना पड़ेगा मुझे, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको। जियो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है, और थर्मल मतलब आप समझ रहे हो ताप, तो ये अर्थ से रिलेटेड है। और अर्थ से रिलेटेड है तो आपको अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को आप समझ पाते हो, बेसिक चीजें कि अर्थ के अंदर क्या है, तो आप समझ जाओगे अच्छा आसानी से। यह कहीं ना कहीं ये तो अर्थ की फॉर्मेशन की भी बात करती है कि अर्थ इटसेल्फ बना कैसे होगा, अर्थ बना कैसे होगा। वहां से अगर आपको पता है तो भूतापीय ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा आपको पता चल जाएगी। अब इस ऊर्जा का यूज कैसे करना है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनानी है या अदर एप्लीकेशन में इसको कैसे यूज करना है, वो तो बात की बात है। लेकिन ऊर्जा बना कैसे अर्थ के अंदर, ये तो शुरुआत से कहानी है कि अर्थ कैसे बना, वहीं से कहानी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो कहानी अर्थ वाली है, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी है। बिग बैंग नहीं, ध्यान रखिएगा, बिग बैंग की कहानी बहुत पहले है। अर्थ की फॉर्मेशन अगर मैं थोड़ा सा बता दूं, नेबुला है ना, नेबुला आपने नाम सुना होगा, नेबुलर हाइपोथेसिस। तो एक नेबुला हाइड्रोजन गैस का गोला था, वो अपने अक्ष पे बहुत तेज घूम रहा था, उसके कारण कुछ ना कुछ हुआ है और फिर जाके आपका ये बनी है। लेकिन उसके अंदर में, अर्थ के अंदर में एनर्जी आई कैसे, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या मैग्नेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, क्या रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहे हैं, रेडियोधर्मी रिएक्शंस, क्या पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है हीट के अंदर, ये सारी हीट बनी कैसे अर्थ के अंदर। जियोथर्मल मतलब अर्थ के अंदर हीट है, ये हीट बनी कैसे होगी, इसके बहुत सारे आंसर हैं, ज्योग्राफी में आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मैं आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, जो आपका सब्जेक्ट है साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ज्योग्राफी की बात आएगी तो मैं आपको डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा कैसे बनता है। तो जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है जियो, मतलब क्या होता है अर्थ, ठीक है, ये पता होगा, ग्रीक वर्ड से है ये। और थर्मोस मतलब क्या होता है हॉट, ग्रीक वर्ड जियो और थर्मोस मतलब होता है हॉट, गर्म। तो ये कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ है, मैग्मा वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो कुछ ना कुछ है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वहां पे है। क्या हम उस ऊर्जा को अपने यूज में ला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और भी उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे पूछते हो कि वो ऊर्जा बनी कैसे, तो ये ऊर्जा बनने की जो कहानी है ये ज्योग्राफी का पार्ट है। साइंस टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं कि ये ऊर्जा है, अब इस ऊर्जा को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो ये ग्रीक वर्ड जियो अर्थ और थर्मोस मतलब होता है हॉट। जियोथर्मल एनर्जी इज रिन्यूएबल हीट एनर्जी। क्या है ये? जियो थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, पहले पता आपको रिन्यूएबल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज रिन्यूएबल हीट एनर्जी।
रिन्यूएबल हीट एनर्जी है ये, कहीं ना कहीं उष्मा फ्रॉम अंडरनीथ द अर्थ, फ्रॉम अंडरनीथ मतलब अर्थ के नीचे, अंडरनीथ द अर्थ। पता होगा क्रस्ट वगैरह, मेंटल वगैरह, कहीं एस्थीनोस्फेयर वगैरह आपने, है ना, आपने एस्थीनोस्फेयर का नाम सुना होगा। उसके बाद नीचे आपने सुना होगा कि कोर वगैरह है, इनर कोर है, आउटर कोर है, ये सारी चीजें ज्योग्राफी का पार्ट है। बट आपने अगर वो समझ लिया कि अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई है और अर्थ के अंदर जो हीट एनर्जी है वो कैसे बनी, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, उसके कारण हो सकता है। मैग्नेटिक कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, उसके कारण हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का कन्वर्जन भी हो सकता है हीट एनर्जी में, ये भी एक सोर्स हो सकता है हीट का। बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, आपको बताऊंगा मैं जब मैं आपको ज्योग्राफी पर आऊंगा कि हीट के सोर्सेस क्या क्या है। 3 तो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो ये अंडरनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर, द जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, द जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो अर्थ क्रस्ट, आपको पता होगा क्रस्ट का पार्ट नीचे आपने सुना होगा, क्रस्ट है, मेंटल है, नीचे का कोर है, ये सब डिवीजन में ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा। बट ये समझते जाइए, आपको बेसिक तो पता ही होगा, नहीं पता है तो सुनिए। जियोथर्मल एनर्जी इज द रिन्यूएबल हीट एनर्जी फ्रॉम अंडरनीथ द अर्थ, अर्थ के अंदर है ये हीट एनर्जी, उष्मा। द जियोथर्मल एनर्जी ऑफ द अर्थ क्रस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ये जब प्लैनेट बनी थी, ये जो ग्रह बना था अपनी, उसी समय ये ऊर्जा बनी है, उसी समय। इसीलिए मैंने बोला ना कि ये सब फॉर्मेशन उसी समय का है जब पृथ्वी बनी थी। तो अर्थ क्रस्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कैसे ओरिजिनेट हुआ है ये ऊर्जा? ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, ओरिजिनल फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट जब बनी होगी ना, पृथ्वी जब बनी होगी, उसी समय ये ऊर्जा अर्थ के अंदर आई थी। और उसके बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे एक दो बता देता हूं। प्लैनेट एंड फ्रॉम कैसे बनी होगी? पहला एक मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस होती है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियोधर्मी जो रिएक्शंस होती है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके, है ना। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम, वो भी रिएक्शंस कर रहे हैं, वहां से भी हीट आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हुआ था, उससे भी हो सकती है। मैग्नेटिज्म के थ्रू भी हो सकती है। ये सारे सोर्स हैं हीट के। जब अर्थ बनी होगी तब ये ऐसे हीट बने होंगे, और वही हीट का आज आप यूज करना चाहते हो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और अपनी अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए। तो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस हो सकती है। उसके बाद इट कैन बी यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, आप इसको यूज कर सकते हो। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, इट कैन बी, जो हीट ये है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन। आप इसका हीट एनर्जी का पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन, हीटिंग एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। पावर जनरेट नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। स्पेस हीटिंग, रूम हीटिंग, है ना। आइसलैंड में क्या है, आइसलैंड की जो कैपिटल है, आइसलैंड की कैपिटल को हीट किया जाता है जियोथर्मल एनर्जी की सहायता से। आइसलैंड में बनाना का ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वहां पे भी बनाना का जो ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे बहुत कम है आइसलैंड में, तो आइसलैंड में जो बनाना का जो ग्रीन हाउस गैस है, वहां पे भी ग्रीन हाउस गैस बोल रहा हूँ, ग्रीन हाउस जो वहां पे बना हुआ है, जो किसका बना होगा, ग्लास का बना होगा, वहां पे जो बनाना को ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हीटिंग करके ही कर रहे हैं। उसके लिए जो हीट का सोर्स है वो हमारा जियोथर्मल एनर्जी ही, तो ये भी बता रहा हूं आपको। तो ये कैसे है, पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं एंड डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन, एंड वो लिखवा दूंगा मैं आपको आइसलैंड वाली, एंड डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन, हीटिंग एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन। पोटेंशियल साइट्स फॉर जियोथर्मल पावर जनरेशन, कौन कौन से ऐसे साइट्स है पोटेंशियल साइट्स? पोटेंशियल साइट्स फॉर जियोथर्मल पावर जनरेशन, पोटेंशियल साइट्स कौन कौन है जियोथर्मल पावर जनरेशन के लिए? हैव बीन आइडेंटिफाइड मेनली इन, कहां पोटेंशियल साइट्स को, जियोथर्मल एनर्जी के पोटेंशियल साइट्स को आइडेंटिफाइड किया गया है? वो आइडेंटिफाइड किया गया मेनली सेंट्रल एंड नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ द कंट्री, सेंट्रल रीजन्स एंड नॉर्दर्न रीजन जो कंट्री का है वहां पे। तो मेनली जो है सेंट्रल रीजन पे एंड नॉर्दर्न रीजन जो कंट्री का हिमालय का पार्ट, वहां पे आइडेंटिफाई किया गया है पोटेंशियल साइट जो जियोथर्मल एनर्जी के हैं। तो देखिए जियोथर्मल एनर्जी का जो पार्ट है, आपको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो ये एक मेन साइट आपको बता रहा हूं जहां पे मिल सकता है, जहां पे
प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी की जो गतिविधियां हैं, प्लेट्स जो हैं आसपास आ रही हैं, दूर जा रही हैं, जहां पे प्लेट मार्जिन होगा, जहां पे बाउंड्री होगा, प्लेट बाउंड्री होगा, ये तो पता होगा आपको, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, नहीं पता है तो आगे बताऊंगा कि आपको पता होगा। जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, हमारा जो अर्थ है डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है। अमेरिका का प्लेट है, अफ्रीका का प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ने सुना होगा, चाइनीज प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। तो ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट टुकड़ों में है और ये प्लेट्स के बीच में बाउंड्री है, और जो बाउंड्री है वहीं से सोर्स है जहां से वोल्केनिसिटी होती है, ज्वालामुखी आती है। ये एक सोर्स है जहां से अंदर की हीट एनर्जी बाहर निकल सकती है। तो आपको अगर जियोथर्मल एनर्जी के साइट्स ढूंढने हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पे प्लेट के बाउंड्री है, क्योंकि वैसी बाउंड्री से क्या होगा, अंदर से मैग्मा बाहर निकलेगा, मतलब कि वोल्केनिज्म हो सकती है, ज्वालामुखी आ सकती है, और वही हमारा एक सोर्स होगा जियोथर्मल एनर्जी का। तो आपको जियोथर्मल एनर्जी का सोर्सेज ढूंढना है तो कहीं ना कहीं हिमालय पे मिल सकता है। नॉर्दर्न रीजन मैंने लिखा, हिमालय क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा इंडियन प्लेट जो है वो चाइनीज प्लेट के अंदर, तिब्बत प्लेट के अंदर अंदर की ओर जा रहा है। तब अंदर की ओर जा रहा है इंडियन प्लेट, तो क्या होगा, अभी भी इसको पुश कर रहा है ऊपर की ओर, इसीलिए हिमालय अभी भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, हिमालय अभी भी ग्रो कर रहा है ऊपर की ओर। तो वो जो वहां पे है साइट्स, वहां पे कहीं ना कहीं प्लेट बाउंड्री वगैरह है हिमालय रीजन पे, और प्लेट बाउंड्री है तो कहीं ना कहीं वहां पे कहीं ना कहीं आपको जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत मिल सकते हैं वहां पे। तो प्लेट बाउंड्रीज के पास आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा, अगर कहीं नॉर्मल फॉल्ट है, फॉल्ट होता है ना, प्लेट्स के बीच में फॉल्ट हो जाते हैं, तो अगर कहीं फॉल्ट है तो उस फॉल्ट पे भी आपको, लोकल फॉल्ट अगर कहीं पे है प्लेट में, तो लोकल फॉल्ट्स के आसपास भी आपको कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स मिल सकता है, वहां पे स्रोत भूतापीय ऊर्जा का मिल सकता है। तो एक तो प्लेट बाउंड्री के आसपास मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपको पता है? अटलांटिक रीज। अटलांटिक रीज वहां पे पूरा इस शेप में, एस शेप में है, तो अटलांटिक ओशियन में अटलांटिक रीज है, अटलांटिक कटक है, वहां पे भी बाउंड्रीज है प्लेट का, वहां पे भी सोर्स है किसका? जियोथर्मल एनर्जी का। और क्या है, आपको पता होगा कि पैसिफिक सागर में, आपको पता होगा कि जापान वगैरह के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो बहुत ही एक्टिव रीजन है वोल्केनिज्म का, वहां पे ज्वालामुखी बहुत आते हैं, तो वहां पे भी प्लेट के बाउंड्रीज हैं, वहां पे आपको जियोथर्मल एनर्जी के सोर्स मिल सकता है, वहां पे भी जियोथर्मल एनर्जी आपको मिल सकती है। ये सारे सोर्सेज आपको ध्यान रखना है, प्लेट बाउंड्रीज पे या जहां पे नॉर्मल फॉल्ट या लोकल फॉल्ट वगैरह है प्लेट्स के अंदर, वहां पे भी आपको भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है और आप उसका यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आपको ये समझना है कि अगर मैं आपको ये लिख लिया, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आगे आपको कुछ बताता हूं। आइसलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसलैंड की कहानी तो आपको बताऊंगा कभी, ज्योग्राफी का भी पार्ट है। जो वो ग्रेट, जो अटलांटिक ओशियन में जो आपको मिड अटलांटिक रीज जो है ना, वो कहां तक जाती है पता है? ऊपर आइसलैंड तक जाती है, आइसलैंड उसी में पड़ता है, इसलिए आइसलैंड में वोल्केनिज्म वगैरह बहुत होते रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह आप सुनते हो ना, हॉट स्पॉट्स वगैरह, वो बहुत है वहां पे, सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, बाउंड्री है प्लेट का आइसलैंड के पास, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं आपको कि इसको कैसे समझ सकते हैं आप, तो देखिए नीचे आपको मैं बताऊं कि ये आपके पास एक सिंपल डायग्राम से बता रहा हूं, ये आपका अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे वेल नीचे की ओर डालना है, इंजेक्शन वेल, इसको इंजेक्शन वेल बोलते हैं, जिसमें पानी आप नीचे की ओर डालोगे, इंजेक्शन वेल, इसके थ्रू पानी, वाटर अंदर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हॉट स्पॉट्स वगैरह यहाँ पे पूरा बने हुए हैं, हॉट स्पॉट है ना, मतलब पूरा मैग्मा वगैरह है, हाई एनर्जी है, हॉट स्पॉट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये पानी आएगी, इस हॉट स्पॉट के पास आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये पानी जो है ये गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक वेल और बनाएंगे, इसको प्रोडक्शन वेल बोलते हैं, प्रोडक्शन वेल, प्रोडक्शन वेल। इसका होगा, ये पानी आई, या हॉट स्पॉट है, हाई ऊर्जा का स्रोत है, मैग्मा है, ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी, हीट एनर्जी यहाँ से लिबरेट हो रही है, यहाँ से हीट एनर्जी निकल रही है, जैसे ये पानी इसके संपर्क में आएगा स्टीम बन जाएगी, और ये स्टीम जो है बाहर निकलेगी स्टीम, तो इसको प्रोडक्शन वेल बोलते हैं, प्रोडक्शन वेल, इंजेक्शन वेल, पानी को इंजेक्ट कर रहे हैं। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका टरबाइन जनरेटर की असेंबली होगी, यहाँ पे टरबाइन जनरेटर की असेंबली होगी, ठीक है, टरबाइन जनरेटर की टीजी असेंबली, टरबाइन जनरेटर की असेंबली होगी, टरबाइन जनरेटर की असेंबली होगी। उसके बाद क्या होगा, यहां पे आपका नॉर्मली
पावर बन जाएगा, जनरेटर के बाद क्या होगा, पावर बन जाएगा, पावर बन जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड में भेज सकते हो, क्योंकि टरबाइन के बाद जनरेटर लगा दिया, लेकिन टरबाइन के बाद जनरेटर के बीच में क्या क्या हो सकता है, गियर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्रेक क्लच हो सकता है, मैंने पहले बताया था। तो ये यहाँ से पावर बन चुका है, ग्रिड में आप भेज सकते हो, यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका कूलिंग टावर्स लगे होंगे, कूलिंग टावर्स लगे होंगे, कूलिंग टावर्स, कि वो वाटर को फिर से कूल किया जाए, कंडेंस किया जाए, और कंडेंस करने के बाद फिर से वो वाटर जो है इसमें डाला जाए। क्योंकि अगर आप वाटर इसमें डालते जाओगे कहीं ना कहीं से, क्या होगा फिर, क्या होगा, अगर इसमें वाटर कंटिन्यूसली डाल नहीं रहे हो, सिर्फ निकाल रहे हो, तो एक दिन वाटर खत्म हो जाएगा यहाँ का। इसीलिए आपको कंटिन्यूसली साइकिल चलानी है कि वाटर डालना है, स्टीम बनानी है, टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, ग्रिड में भेज देना अपने को इलेक्ट्रिसिटी को, और उसके बाद कूलिंग टावर होगा, कूलिंग टावर के माध्यम से फिर से उसको कंडेंस करेंगे, कंडेंस करने का फिर वो वाटर यहाँ पे डालेंगे अंदर, फिर ये साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो आप समझ सकते हो, किसका किसका, जियोथर्मल एनर्जी का। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये अर्थ है, ये अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ, ये अर्थ सरफेस से नीचे, क्रस्ट के नीचे का भाग है, और ये हॉट स्पॉट रीजन है, हाई एनर्जी रीजन है, जहाँ पे पानी आके स्टीम बन जा रहा है। स्टीम को ऊपर लो, टरबाइन पे रोटेट कराओ, उसको स्टीम को स्ट्राइक कराओ, टरबाइन रोटेट करेगी, जनरेटर का साफ रोटेट करेगा, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी को आप भेज लो जहाँ भेजना है, और फिर उसको जो पानी बचा है, जो स्टीम बचे, उसको कंडेंस करो, कंडेंस करने के बाद फिर वाटर बनाओ, कंडेंसेशन हो जाएगा कूलिंग टावर्स के थ्रू, और उसके बाद फिर वाटर को यूज कर लो ऐसे। तो ये एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब यूएसए की बात करो, यूएसए जो है लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट यूएसए के पास है। यूएसए हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर प्लांट, इसको नोट कर लिए। यूएसए हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट्स, यूएसए हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर प्लांट। पावर प्लांट यूएसए के पास सबसे बड़ा है जियोथर्मल एनर्जी का, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड पे उसके बाद, न्यूजीलैंड में है, उसके बाद आइसलैंड है, फिलीपींस है, आइसलैंड, फिलीपींस है, सेंट्रल अमेरिका है। ये बहुत यहां पे अच्छे स्रोत हैं किसके, जियोथर्मल एनर्जी के, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इन इंडिया बात करूं, जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण, मणिकरण में इंडिया में मिल जाएगा। इंडिया में बात करें तो मणिकरण, ये आपके सोर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश मणिकरण, वहां पे एक सोर्स है। एंड पूगा वैली लद्दाख में, पूगा वैली, पूगा वैली कहां पे, लद्दाख में, एक ये सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है दोनों, पूगा वैली लद्दाख में। उसके बाद और कहां कहां हो सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसमें आपको बताता हूं। तत्ता पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्ता पानी, ये कहां पे है तत्ता पानी, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़, पहले एमपी में बोला जा रहा था, फिर बॉर्डर वगैरह फिर वो हुए डिस्ट्रीब्यूट, तो वो छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, तत्ता पानी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद बद्रीनाथ तपोवन, यूके उत्तराखंड में, बद्रीनाथ तपोवन, बद्रीनाथ तपोवन, ये सारे आपके साइट्स है जियोथर्मल एनर्जी के उत्तराखंड में, ये एक सोर्स है बद्रीनाथ तपोवन। उसके बाद बात करें पार्वती बेसिन, पार्वती बेसिन, सूरज कुंड, पार्वती बेसिन कहां पे है, पार्वती बेसिन जो आपका ये पंजाब में है, पंजाब। सूरज कुंड कहां है, झारखंड में। ये सारे आपके जियोथर्मल एनर्जी के सोर्सेस हैं भारत के अंदर। ठीक है ना, मेन पोटेंशियल साइट्स हैं ये, जहां पे आप जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके पावर बना सकते हो, हीटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, ये सारे सोर्सेज है। ठीक है, उसके बाद एक हॉट वाटर सोर्सेज, सोनाटा भी बोला जाता है, सोन नर्मदा तापी का जो रीजन है, सोन नर्मदा तापी रिवर जो है, इसको सोनाटा के नाम से भी जाना जाता है। हॉट वाटर सोर्सेज यहाँ पे है, सोन नर्मदा तापी, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे सोनाटा, सोनाटा, सोन एसो नर्मदा तापी, सोनाटा, हॉट वाटर के सोर्स हैं, ये गर्म पानी का स्रोत है यहाँ पे, सोन नर्मदा तापी। सोहाना भी है दिल्ली में, गुड़गांव में, सोहाना, एक और है सोहाना, कहां पे, दिल्ली गुरुग्राम। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना, सोहाना भी है। उसके बाद बात करें, एक तप्ता पानी भी है, तप्ता पानी, उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट में, तप्ता पानी, तप्ता पानी नहीं, तप्ता पानी, तप्ता,
मतलब हॉट वाटर है, बॉइलिंग वाटर है। तपता मतलब क्या था, गर्म पानी, तपता पानी, हॉट वाटर। गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग वाटर के नाम से भी जाना जाता है, तपता पानी, तप रहा है, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर। गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, उड़ीसा में है तपता पानी। और भी इसकी डिटेलिंग की जा सकती है, इसका बेसिक कि अगर गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसको 3 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट को, गंजम डिस्ट्रिक्ट को 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। छतरपुर है, बहरमपुर है और बंजानगर है। बांजानगर भी इसी के अंदर है। ये 3 सब डिवीजन में गंजम डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया। छतरपुर है, बहरमपुर है, गंजानगर है, वो ज्योग्राफी का पार्ट, ठीक है ना। बट गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है तपता पानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तपता पानी हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हॉट सल्फर स्प्रिंग है तो सल्फर निकल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन के बहुत सारे डिजीज के लिए वो लाभदायक होता है, इसीलिए उस पानी से लोग नहा भी लेते हैं। हॉट सल्फर हॉट स्प्रिंग है, वो हॉट सल्फर स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मोहाना शहर है, मोहाना, MOHANA, मोहाना शहर के पास में है। ये मोहाना शहर के पास में ही है, उड़ीसा में मोहाना शहर के पास में है। और 16 किलोमीटर जो है गजापति डिस्ट्रिक्ट है, 16 किलोमीटर, वहां से 16 किलोमीटर अवे है, ठीक है। तो ये आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है गंजम डिस्ट्रिक्ट में तपता पानी मिलता है, ठीक है। ये सारे सोर्सेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के, ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। इसको नोट, ये सारे सोर्सेस जो मैंने आपको जो बताए हैं। और भी सोर्सेस हैं क्या? और भी सोर्सेस हैं क्या? डेफिनेटली है। वेस्ट बंगाल में भी सोर्स हैं, यूपी में भी कुछ सोर्सेस हैं, तो उसको भी लिख लो। अब असेसमेंट की बात करें कि कुछ साइट्स का असेसमेंट किया गया है। असेसमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ सेलेक्टेड साइट्स। जो सेलेक्टेड साइट्स हैं वो जम्मू कश्मीर में भी है, और भी साथ बात कर सकते हो, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ये सारे के सारे अंडरटेकन है, अभी इज बीइंग अंडरटेकन। ये सारे के सारे सोर्सेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के, ठीक है ना। तो लिख सकते हो इसमें कि उत्तराखंड में, मैंने लिखा भी कुछ एग्जाम्पल, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये एक सोर्स हो गए। छत्तीसगढ़ में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। ये सारे यहाँ पे सोर्सेस हैं किसके? जियोथर्मल एनर्जी के। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करूं बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में भी कुछ सोर्सेस हैं जियोथर्मल एनर्जी के। लार्ज नंबर ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। जैसे राजगीर वेस्ट बंगाल में है, राजगीर, वहां पे भी सोर्स है, राजगीर वेस्ट बंगाल में, ये एक सोर्स है वेस्ट बंगाल का। बाकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, बाकरेश्वर, वहां पे भी एक सोर्स है, बाकरेश्वर वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल, बिहार में भी ये आपके सोर्सेस हैं, ठीक है ना, झारखंड में भी। ये आपको ध्यान रखना है। ये जियोथर्मली, जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है इंडिया का। कहीं ना कहीं प्लेट बाउंड्रीज के आसपास है, कहीं ना कहीं ये लोकल फॉल्ट्स जो है प्लेट के अंदर, वहां पे सारे साइट्स हैं, ठीक है ना। जियोथर्मली या जियोलॉजिकली एक्टिव साइट्स हैं ये, जहां पे आप पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया। अब मैं अगर बताऊं इसमें बेसिक चीजें कि आपको ये जो आपने समझा है, सम मोर फील्ड इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ और भी फील्ड है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सम मोर फील्ड्स इन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग डीप ड्रिलिंग एट पोटेंशियल जियोथर्मल साइट्स। जो भी पोटेंशियल जियोथर्मल साइट्स है वहां पे डीप ड्रिलिंग की जा रही है, डीप ड्रिलिंग की जा रही है। तो डीप ड्रिलिंग की जा रही है जो भी जियोथर्मल पोटेंशियल एनर्जी साइट्स है, ठीक है। तो दीज साइट्स कैन बी अंडरटेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जियो पावर जनरेशन। ये साइट्स पे हम जियो पावर जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का यूज कर रहे हैं, कोशिश में है। और भारत में अभी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं आगे चल के ये टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करेंगे और जियोथर्मल एनर्जी से हम यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, पावर बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। ये हो गई आपको बेसिक जानकारी जियोथर्मल एनर्जी से रिलेटेड। अब इसमें अगर मैं और जोड़ूँ, आपको कुछ चीज और अगर बताने की कोशिश करूँ, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि कितने प्रकार के आपके स्रोत हैं जियोथर्मल एनर्जी में। ये नोट कर लो, जियोथर्मल एनर्जी जो मिल रही है अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो किस फॉर्म में आ सकती है। एक तो ड्राई स्टीम के फॉर्म में आ सकती है, ड्राई स्टीम। एक होता है वेट स्टीम के फॉर्म में आ सकती है, और एक हो सकता है हॉट वाटर के फॉर्म में आ रहा है। तो ड्राई स्टीम मतलब कि सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड। ये ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा हूं, हल्का सा आपको ध्यान रखना है, ये मैं बता देता हूं आपको। इसके हिसाब से हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक आपको डायग्राम बना के बता देता हूं। फिर से एक मैंने बनाया था ना, एक और बना देता हूं। वैसे मणिकरण ध्यान रखना, मणिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल साइट्स, तत्ता पानी इंपॉर्टेंट है।
तो ये बेसिक चीज हो गई आपकी। अब मैं आपको इसमें कुछ चीज और समझा सकता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लेट बाउंड्री जो है मिड अटलांटिक रिज, जो ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, मिड अटलांटिक रिज जो है ये कुछ किस शेप में है प्लेट बाउंड्री आपको मिड अटलांटिक रिज, कुछ एस शेप में है, ठीक है ना, कुछ एस शेप में है मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशियन में मिड अटलांटिक रिज। मतलब कहीं पे प्लेट बाउंड्री है ना, वहां पे आपको सोर्स मिल सकता है जियोथर्मल एनर्जी का। और कहीं यहीं पे आपका क्या है, आइसलैंड है। तो आइसलैंड कहीं ना कहीं मिड अटलांटिक रिज के पास में ही पड़ता है। बगल में ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड नहीं, आइसलैंड मेन है, इसी पे पड़ता है। इसीलिए आइसलैंड पे आपको ज्यादा ये मिलते रहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ज्यादा सोर्सेज आपको आइसलैंड में मिलते रहते हैं जियोथर्मल एनर्जी के, ठीक है। ये हो गया। और आगे मैं आपको कुछ बता देता हूं, कुछ और चीजें। जैसे जियोथर्मल एनर्जी जब बात करें तो जब सर्वे की जाती है, जियोथर्मल एनर्जी का एक्सप्लोरेशन सर्वे जब की जाती है, तो क्या क्या बात को ध्यान रखा जाता है। जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन सर्वे की मतलब कहां पे आपको साइट्स है, पोटेंशियल साइट्स है जियोथर्मल एनर्जी का। इसको कैसे पता करते हैं, इसको पता करते हैं पहला साइट्स सैटेलाइट के थ्रू। पहला हो सकता है सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट के माध्यम से आप जियोथर्मल साइट्स जो हैं, भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत है उसको पता कर सकते हैं। एंड एरियल फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के माध्यम से भी, एरियल फोटोग्राफ, ये एक सोर्स हो सकता है कि इसके माध्यम से कर सकते हो। दूसरा है वोल्केनोलॉजिकल स्टडी, ज्वालामुखी का आप अध्ययन करके भी पता कर सकते हो कि यहां पे स्रोत है भूतापीय ऊर्जा का। वोल्केनोलॉजिकल स्टडीज, वोल्केनोलॉजिकल स्टडीज, इसकी भी अध्ययन कर सकते हो ज्वालामुखी का। वहां से आप पता कर सकते हो कि हाँ, कि हिस्ट्री ऑफ वोल्केनिज्म यहाँ पे है क्या, इतिहास में कभी पहले यहाँ पे वोल्केनिज्म आया है, ज्वालामुखी हुई है। अगर ज्वालामुखी पहले कभी इतिहास में हुआ है, पहले कभी समय में हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ तो स्रोत हो सकता है जियोथर्मल एनर्जी का। तो इस तरीके से आप साइट्स को सर्वे करके आप पता करते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जियोलॉजिक एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग, जियोलॉजिक एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग, जियोलॉजिक एंड स्ट्रक्चरल मैपिंग मतलब क्या होगा, जियोलॉजिक, इसमें जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जियोलॉजिस्ट मैप करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक, अलग अलग प्रकार के चट्टानों को जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उसको यहाँ पे मैप करते हैं। जो भी इस प्लेसेस में पाए जाएंगे, जो भी इस प्लेस पे अलग अलग प्रकार के चट्टान पाए जाएंगे, उनको जियोलॉजिस्ट मैप करते हैं, उनको बारे में स्टडी करते हैं। और उसके बाद कुछ इंडिकेशन पता चलता है कि किस प्रकार का टेम्परेचर यहाँ पे रहा होगा, और उसके हिसाब से जो वहाँ की चट्टानें हैं वो पिघली होंगी, तो उस हिसाब से चट्टान की स्टडी करके हम पता कर पाते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत कभी हुआ होगा या यहाँ पे हो सकता है। तो ये एक सर्वे का तरीका है, जियोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद जियोकेमिकल सर्वे भी किया जाता है, चौथा जियोकेमिकल सर्वे। मतलब जियोकेमिकल सर्वे का मतलब क्या हो सकता है, यहां पे ये हो सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन इज देयर इन रॉक, किसी चट्टान के अंदर किस प्रकार की कंपोजिशन है, किस प्रकार के उसके अंदर में संगठन है, ये आपको पता, मतलब क्या क्या उसके अंदर में है, चट्टान के अंदर में कंपोजिशन की बात कर रहा हूं। तो व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन इज प्रेजेंट इन द रॉक, ये पता कर सकते हैं। छठा जियोफिजिकल सर्वे भी कर सकते हैं। ये सब पता करके हम पता कर सकते हैं कि जियोथर्मल एनर्जी के सर्वे के माध्यम से ये सारी चीजें पता चलती है। ये सर्वे का तरीका है, सर्वे कर रहे हैं कि यहां पे जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत है कि नहीं, ठीक है ना। जियोफिजिकल सर्वे, जियोफिजिकल सर्वे में क्या करेंगे, हम उस साइट पे क्या करेंगे कि पता करेंगे कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर का ग्रेडियंट क्या है, वहां पे पता करेंगे सैलिनिटी क्या है, सैलिनिटी लवणता क्या है, वहां पे पता करेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ अर्थ क्या है, वहां पे पता करेंगे मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ क्या है, तो मैग्नेटिज्म क्या है उस प्लेस पे अर्थ की, कंडक्टिविटी क्या है वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, वहां पे सैलिनिटी क्या है। ये सब फिजिकल चीजें हैं ना, भौतिक चीजें हैं, तो भौतिक प्रॉपर्टीज हैं। जियोफिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि इस रीजन में जियोथर्मल एनर्जी का स्रोत है कि नहीं। ये सारे सर्वे के तरीका है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक्चुअली बहुत डिटेल स्टडी है इसकी, बट मुझे नहीं लगता कि इतना आपको इसमें अंदर जाने की जरूरत है, ठीक है ना, बस इसको नोट कर लेंगे। इस तरीके से आप सर्वे कर सकते हो और पता कर सकते हो जियोथर्मल साइट्स को। जैसे आप भारत में देख रहे हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्वे करने के लिए। जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपकी भारत की है, टेम्परेचर ग्रेडियंट के माध्यम से पता कर पाते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड, 3 प्रकार के द्रव होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं जो अंदर से बाहर आते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स,
3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स दैट कम्स आउट। 3 प्रकार के फ्लूइड जो होते हैं वो अंदर से बाहर आ सकते हैं। एक हो सकता है स्टीम, लेकिन स्टीम कैसा? सुपर हीटेड स्टीम। पहला सुपर हीटेड स्टीम, ये भी आ सकता है अंदर से। सुपर हीटेड स्टीम मतलब जो पानी अंदर गई थी वो इतना ज्यादा स्टीम बने उसका, वो सुपर हीटेड स्टीम हो जाए, हाई टेम्परेचर पे सुपर हीटेड ड्राई स्टीम हो, ड्राई सुपर हीटेड स्टीम। दूसरा हो सकता है सैचुरेटेड स्टीम, ये भी एक आ सकता है। और तीसरा सोर्स हो सकता है हॉट वाटर, गर्म पानी, ये भी हो सकता है कि आपने पानी डाला, हीट लिया, वो स्टीम नहीं बनी, पानी का पानी ही बाहर निकल गया, लेकिन गर्म पानी बाहर निकला। तो ये 3 प्रकार के आप सोर्स हो सकते हैं। जैसे कि एक बताऊं, हॉट सुपर हीटेड स्टीम है लाडर रिलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाडर रिलो, ठीक है, लाडर रिलो, ये कहां पे? इटली में है। ये मुझे लग रहा है कि सबसे पुराना, लग नहीं रहा है, सबसे पुराना ये सुपर हीटेड स्टीम का पावर प्लांट है, जियोथर्मल पावर प्लांट। इटली में है, 1904 में बना था, सबसे पुराना बोल सकते हो ये। फिलीपींस में भी है कुछ सुपर हीटेड स्टीम का, दूसरा फिलीपींस, तीसरा इंडोनेशिया। यहां पे आपको स्रोत मिल जाएंगे सुपर हीटेड स्टीम के, ठीक है। इंडोनेशिया नहीं, यूएसए बहुत बड़ा सोर्स है, यूएसए। ये सुपर हीटेड स्टीम का पार्ट है। ये सैचुरेटेड स्टीम में ये थोड़े कम है प्लेस वर्ल्ड में, लेकिन ये उससे ज्यादा प्लेस है, मोर प्लेसेस इन वर्ल्ड। सैचुरेटेड स्टीम के जो प्लेस है वर्ल्ड में, ज्यादा प्लेस है। और हॉट वाटर तो उससे भी ज्यादा है, हॉट वाटर जो प्लेस है वर्ल्ड में उससे भी ज्यादा है। जो आपने सुना पूगा वैली, जो पूगा वैली है उसी के अंदर में आ जाएंगे। तो वाटर दैट इज कमिंग आउट, जो पूगा वैली में आ रही है, वो यूज किया जा रहा था उस समय 91 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूगा वैली से आ रही थी। 91 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो हम लोग पावर जनरेशन में यूज कर रहे थे, ठीक है ना। पूगा वैली जो मैंने आपको बताया था, हॉट वाटर सोर्स है। तो ये आपको बेसिक 3 प्रकार के सोर्स हैं जो आपको आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है, 21 प्रकार से ये सारे सोर्सेस है। अब सैचुरेटेड एंड ड्राई स्टीम जो आ रही है, इसका अगर पावर प्लांट की बात करूं कि क्या हो सकता है पावर प्लांट में, इसको नोट कर लेना। जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ना, उसी को थोड़ा सा एक सैचुरेटेड स्टीम में बता दे रहा हूं, सुपर हीटेड स्टीम में क्या हो रहा है, ठीक है। ड्राई स्टीम बोल सकते हो। देखो क्या है कि आपके पास सुपर हीटेड स्टीम है, ये सुपर हीटेड स्टीम आ रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये एक टरबाइन लगाएंगे। टरबाइन का शेप ऐसे बनाया जाता है टेक्निकल में, ठीक है। इसका कारण है क्यों बनाते हैं, टरबाइन लगाएंगे, उसके बाद यहां से सुपर हीटेड स्टीम आई टरबाइन में, टरबाइन रोटेट की, टरबाइन रोटेट करने के बाद आप जानते हो टरबाइन जनरेटर असेंबली लगी होगी, यहां से जनरेटर भी लगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, ठीक है। अब जो यहां पे आ रही है, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक कंडेंसर के अंदर डालेंगे, वही कूलिंग टावर समझ सकते हो, कंडेंसर। कंडेंसर के अंदर डालेंगे इसको, कंडेंसर के अंदर डालेंगे, ठीक है। या ऐसे समझ लो, इसको अच्छे से बना देता हूं। ये यहां से होते हुए कंडेंस होगा, वो स्टीम कंडेंस होगी, फिर से वाटर बन जाएगा, और फिर जब वाटर बन जाएगा तो आपको ध्यान होगा इंजेक्शन वेल में फिर डाल देंगे, ठीक है। इसको फिर से इंजेक्शन वेल में, वही इंजेक्शन वेल, ध्यान करो मैंने बताया था आपको, इंजेक्शन वेल में डाल देंगे ताकि वाटर का कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है ना। तो जो आपने पावर जनरेट कर लिया, ये टरबाइन हो सकता है, टरबाइन जनरेटर असेंबली हो सकती है, यहाँ पे टरबाइन रोटेट की सुपर हीटेड स्टीम के द्वारा, जनरेटर से पावर बन गया, जो बची स्टीम उसको कंडेंसर के माध्यम से लाए, कंडेंस किए, फिर से उसको वाटर में कन्वर्ट किए, और फिर से उसको इंजेक्शन वेल में डाल दिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई बेसिक जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में। जियोथर्मल पावर प्लांट अगर बात करूं तो कोई इसमें स्मोकी इमिशन नहीं है, कोई स्मोक नहीं है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्मोक होते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्मोक्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल। जियोथर्मल पावर प्लांट में कोई स्मोक नहीं होता है, नो स्मोकी इमिशन। अगर एडवांटेज की बात कर लूं, नो स्मोकी इमिशन, जैसे पावर प्लांट में होता है, थर्मल पावर प्लांट में स्मोक होता है ना कोयला जलाने से, वो कुछ नहीं है, धुआं वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। दे इमिट वाटर वेपर, ये इमिट करते हैं वाटर वेपर, वाटर वेपर। तो इसीलिए इसको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी को क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और अगर बात करो जियोथर्मल पावर प्लांट कहां कहां बना सकते हो, तो क्रॉप फील्ड होते हैं ना, क्रॉप फील्ड जो एग्रीकल्चर के फील्ड होते हैं, वहां पे भी बना सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनाई जाती है इन द क्रॉप फील्ड्स, वहां आपको ये बना सकते हो इन द क्रॉप फील्ड्स। जियोथर्मल पावर प्लांट कहां कहां लगा सकते हैं, इजी ऑन द इन्वायरमेंट, ऐसा बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट में ये इजी है लगाना, कहीं पे भी इजी ऑन द इन्वायरमेंट। जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैव बीन बिल्ट,
हैव बीन बिल्ड इन द क्रॉप फील्ड में बना सकते हो, और कहां बना सकते हो, इन द फॉरेस्टेड रिक्रिएशन एरिया, इन द फॉरेस्टेड रिक्रिएशन एरिया, फॉरेस्टेड एरिया में बना सकते हो, इन द फॉरेस्टेड रिक्रिएशन एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया में भी आप बना सकते हो जियोथर्मल एनर्जी को, जियोथर्मल पावर प्लांट को। डेजर्ट में भी बना सकते हो। तीसरा, इन फ्रेजाइल डेजर्ट, डेजर्ट में, रेगिस्तान में। इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहां पे भी हो सकता है, वहां पे भी पावर प्लांट ये लग सकती है पावर प्लांट बनाया गया है, मतलब क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई स्मोकी इमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये सारे हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट इन ए फिलीपीन, जियोथर्मल पावर प्लांट फिलीपीन में एक बनाई गई थी, कॉर्न फील्ड, मक्का के मैदान में, मक्का का फील्ड जो होता है ना मक्का, उसके बीच में जियोथर्मल पावर प्लांट को लगाया गया था। इसलिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया, क्रॉप फील्ड्स में भी आप जियोथर्मल पावर प्लांट को लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंट आपू जो है फिलीपींस में, वहां पे ये सारी चीजें लग सकती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी पावर प्लांट लगा सकते हो, क्योंकि कोई इमिशन नहीं है, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सुपर हीटेड पावर प्लांट की बात हो गई। आ जाओ वेट स्टीम की बात करता हूं मैं, यानी कि सैचुरेटेड, ये ड्राई स्टीम भी बोलते हैं, सुपर हीटेड मतलब ड्राई स्टीम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज एक काम करते हैं कि ड्राई स्टीम जो है और उसके बाद वाटर वेपर वाली जो हॉट वाटर है उसको अगले क्लास में बात कर लेंगे। ड्राई स्टीम की बात अगले क्लास में। सुपर हीटेड स्टीम आपने समझ लिया, जिसको ड्राई स्टीम बोलते हैं। सैचुरेटेड स्टीम जो मैं बोल रहा हूं दूसरे नंबर पे, जिसको वेट स्टीम भी बोलते हैं, वेट स्टीम है, उसकी बात अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद तीसरा नंबर हॉट वाटर की बात कर लेंगे, जिसके बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं। पूगा वैली भी वही है, मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था। उसके बाद हम लोग लगभग कुछ और बातें करेंगे जियोथर्मल एनर्जी पे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली अच्छी खासी, लेकिन मुझे कुछ चीज और बतानी है आपको, दैट्स वाई, ताकि आपका मेंस में भी कुछ कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो। डीप अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत चाहिए, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतना जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिटनेस क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और अगर आई है तो जरूर कमेंट में जरूर चीज़ें बताएंगे, ताकि हमें भी एक प्रोत्साहन मिले, हमें भी एक वो मिले, ताकि हम और आगे आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो अच्छे अच्छे बनाते जाएं। और कंटिन्यूटी जरूर मैं मेंटेन रखूंगा, चिंता नहीं कीजिए। जब मैं हूँ यूट्यूब पे तो कभी यूट्यूब से हटूंगा नहीं, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, क्वालिटी लेक्चर्स, ठीक है, आप बस पढ़ते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।